अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने एक बड़ी अहम समाअत की और उसको बरह रास्त जो है टीवी चैनल्स के ऊपर नशर भी किया गया। और ये समाअत की गई नाअहली की जो मुद्दत थी उसके हवाले से। उसकी वजह यह है कि आज से कुछ साल कबल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो रहनुमाए जहांगीर तरीन समेत बहुत सारे लोगों को ताहयात नाअहल कर दिया था। 62(1)F का यह मामला था और उसके अंदर कहा गया कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दी है और ताहयात करार दे दी है, अब पाकिस्तान की तारीख में वो कभी भी इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ मौकों पर कानून साजी हुई, उसकी भरपूर कोशिशें भी की गई। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि बहुत सारे लोगों को यह लगता था कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दिया था, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आइंदा होने वाले इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकें। जहांगीर तरीन का भी कुछ ऐसे ही मामला था और बहुत सारे वो लोग जिनको ताहयात नाअहल करार दिया गया, और ये किसी मामूली अदालत ने तो किया नहीं था। वजारत उज़्मा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने ताहयात नाअहल करार दिया था। लेकिन उसके बाद जो है इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफी जो है वो पॉइंट्स भी दिए गए और बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि नहीं, ये जो 62(1)F का मामला था या जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर ताहयात नाअहल उनको करार दिया गया था, अब ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी और नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और बहुत सारे लोग जो है इन इंतखाबात के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। अदालत के अंदर क्या हुआ, किसने क्या बात की और किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि ये जो नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का मामला था वो आप समझेंगे बिल्कुल खत्म हो गया है, वो बिल्कुल आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 13 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अरकाने पार्लिमान जो है उनकी नाअहली का फैसला जो है वो सुनाते हुए बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो कहा था कि एन का आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली जो है वो ताहयात है और उसके अंदर जब तक कोई भी इंसान जो है जिसको एक दफा ताहयात नाअहल करार दिया गया, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दोबारा जो है वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले और इलेक्शन लड़े। और ये भी कहा गया कि इस शिक के तहत नाअहल होने वाला शख्स जो है वो उम्र भर के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब हम देखते हैं कि ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपको याद हो तो जो फैसल वाडा साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल करार दिया था। और बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इसी सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला था ताहयात नाअहली केस के हवाले से, उसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात पाए जाते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं, अब वो भी ये समझते हैं कि नहीं, ये जो ताहयात नाअहली का केस है ये नहीं होना चाहिए और ये जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, उसकी पामाली है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर जो है वो तनकीद करते हुए नजर आते हैं। ये उनको लगता है कि सिर्फ जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो ताहयात नाअहली का केस जो है वो इसी तरीके से लटका रहे और नवाज शरीफ साहब कभी इंतखाबात के अंदर हिस्सा न ले सकें। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी तस्वर किए जाते थे, उन्होंने 4 अक्टूबर 2022 को जो है वो फैसल वाडा जो केस था फैसल वाडा का, उसके अंदर वो समाअत कर रहे थे और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था कि ये जो ताहयात नाअहली का केस है या ये जो ताहयात नाअहली का कानून है ये काला कानून है। ये साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने खुद कहा था। तो उसके बाद बज़ाहिर ऐसे ही नजर आता था कि ये जो है ये ज्यादा अरसे के लिए जो है ये इसके ऊपर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजों के बारे में कहा जाता है कि वो क्लियर नहीं है और उस हवाले से आज बड़े अहम पॉइंट्स भी दिए गए। और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का आइंदा होने वाले इंतखाबात के अंदर जो शमूलियत है वो यकीनी तौर के ऊपर कैसे नजर आ रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही के अंदर 7 रुकनी जो लार्जर बैंक था उसने इसकी समाअत की और इसके अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने कुछ बड़े अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली जो है वो ताहयात कैसे हो सकती है। यानी हम देखते हैं ना कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल भी कर देता है तो उसकी भी है या सजाए मौत हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, इतने साल सजा होगी, एक उसके अंदर मुद्दत जो है उसका तयन किया गया है। तो कैसे मुमकिन है कि जो सियासतदान है उनके ऊपर एक इस तरीके से आप कह देंगे ताहयात या इलेक्शंस के अंदर जो है वो हिस्सा ही नहीं ले सकते। और उसके ऊपर जब आज अदालत के अंदर समाअत हुई तो उसके अंदर जो है वो फिर सादिक और अमीन का भी जो जिक्र था वो हुआ। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम कुछ और भी पॉइंट्स दिए जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इसकी बात करते हैं ना मिसाल के तौर के ऊपर कि इस्लामी मयार के मुताबिक जो भी शख्स है जिसने इलेक्शंस लड़ने हैं वो वैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा उसके ऊपर तो बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना भी पूरे नहीं उतरते और हो सकता है कि मौजूदा सूरत हाल में
जिस सूरत हाल का हमें सामने, अगर इसमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इलेक्शन लड़ते तो वो भी जो है बिल्कुल वो भी इसके लिए जो है वो नाअहल हो जाते और वो शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे। फिर उन्होंने किरदार के हवाले से बात की कि हमें बताया जाता है, इस्लाम कहता है कि इसराफ करने वाला ना हो, लेकिन हम तो बिजली और पानी के अंदर भी इसराफ करते हैं। तो कुछ और पॉइंट्स भी उन्होंने दिए। और वहां पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उन्होंने कहा कि जब किसी शख्स से कत्ल हो जाता है या कोई गद्दारी करता है तो कुछ अरसे के बाद वो भी इलेक्शन लड़ता हुआ नजर आता है, तो ये ताहयात नाअहली केस ये मतलब किस तरीके से हो सकता है। और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि ये जो 62(1)(f) का मामला है, नाअहली की मुद्दत जो है वो दर्ज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अदालत ने दी है। तो अब बाहिर नजर आता है कि जब पैनामा लीक्स के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था और उसके बाद उनको वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जितने भी रिपोर्टर्स और एंकर थे जिनमें से साबिर शाकिर साहब भी शामिल थे, वो गला फाड़ फाड़ कर बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दी गया है और अब कभी भी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ना तो कभी वजीर आजम बन सकेंगे, बल्कि वजीर आजम बनना तो बड़ी दूर की बात है, कभी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो समात हुई है, उससे तो बाहर ऐसे ही नजर आता है कि ये जो ताहयात नाअहली है ये तो टल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसके बाद वो लोग जिनके ऊपर ताहयात नाअहली केस का जिनको सामना था या उम्र भर वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते थे, उनके लिए राह हमवार हो जाएगी। तो इसके पेश नजर आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस तरीके से एक फैसला जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत देती है, और फिर उसके बाद जब चीफ जस्टिस आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले वाला फैसला गलत था, इसके अंदर तो ये चीजें होनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक बड़ा एक मामला है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत उसी तरीके से बरकरार हैं, और अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है आइंदा होने वाले इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी स्पेस मिलेगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आता है, ये मैं अपने एक तजर्बे की बुनियाद पर, अपने एक तज्जिए की बुनियाद पर कह रहा हूँ, कि जब भी पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने वाले होते हैं ना, तो तासर ये दिया जाता है कि इन इंतखाबात के नतीजे के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आता है, और आप भी शायद इससे इतफाक करेंगे कि ये जो अभी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं, ये शायद सियासी अदम इस्तेहकाम को तो खत्म ना कर पाए, अलबत्ता इन इलेक्शंस के नताइज जो भी निकलेंगे ये एक तवील अरसे तक इंतखाबात जो है वो इल्जामात की जद में रहेंगे, और पाकिस्तान से सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा जो है कम अज कम इन इंतखाबात के नतीजे में नहीं हो सकता। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।